इस देश में किसी भी बड़ी वारदात के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह को कटघरे में रखा जाएगा। इतना बड़ा हमला पहलगाम में हो गया, क्या देश के गृह मंत्री अमित शाह को कटघरे में रखा गया? क्या यह सवाल पूछा गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की क्या जिम्मेदारी है, अजीत डोभाल की क्या जिम्मेदारी है? और अब दिल्ली में इतना बड़ा धमाका, देश के गृह मंत्री से एक सवाल नहीं, जबकि यह इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है। जिस नंबर उमर की बात की जा रही है, जो इस वक्त यहां इस कार में दिखाई दे रहा है, बताया जा रहा है कि उसका लिंक फरीदाबाद मॉड्यूल से है। सरल शब्दों में कहा जाए, फरीदाबाद में 2900 अमोनियम नाइट्रेट पहुंचता है। मकसद था दिल्ली और आसपास के इलाकों में बड़े करवाना। और सबसे बड़ी बात, 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट फरीदाबाद में कैसे पहुंचा, इसको लेकर कोई सवाल नहीं। यह अपने आप में बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है और ये एक एक करके सामने उभर कर आती है। याद कीजिएगा, धारा 370 जब हटा दी गई थी, जब पूरा कश्मीर ब्लैकआउट में था, उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद वहां के मजदूरों को मारा जा रहा था आतंकवादियों द्वारा, पंडितों को फिर से पलायन करना पड़ा था। यह सब हो रहा था। आप सबकी याददाश्त कमजोर है, मगर इसी मंच पर मैंने वो मुद्दा उठाया था। मणिपुर भूल गए आप लोग? मणिपुर में कितने हालात खराब थे, उसको लेकर कितने लोगों ने सवाल किया, बताइए। क्या देश के गृह मंत्री को कटघरे में रखा गया? सबसे बड़ी बात, पहलगाम हो जाता है। कोई नहीं जानता कि पहलगाम जहां तमाम टूरिस्ट थे, वहां से सुरक्षा को क्यों हटाया गया। कोई नहीं जानता। यह सवाल कोई नहीं कर रहा देश के गृह मंत्री से। और ये तमाम घटनाएं एक के बाद एक लगातार दोहराई जाती हैं। दिल्ली में दंगे हो गए, 70 लोग मारे गए। क्यों हुए ये दंगे? भारतीय जनता पार्टी का यह नेता कपिल मिश्रा पुलिस की मौजूदगी में कह रहा था उस वक्त कि अभी तो डोनाल्ड ट्रंप है, हम वापस जा रहे हैं, कल हमें पुलिस भी नहीं रोक पाएगी। दिल्ली की एक निचली अदालत ने कहा था कि इनके खिलाफ केस चलाया जाए, मगर दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया रहस्यमय तरीके से, जबकि यह व्यक्ति खुलकर धमकी दे रहा था। आज यह दिल्ली सरकार में मंत्री है, विधायक है। क्या सिर्फ इसलिए बच गया ये क्योंकि इसका लिंक भाजपा से है? ये सवाल किए जाएंगे दोस्तों, मगर उससे पहले आपके सामने एक ऐसी तस्वीर जो बहुत कुछ कहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ही भूटान के दौरे पर निकल गए। ये देखिए, उनके स्वागत में तस्वीरें आ रही हैं भूटान से। सबसे पहले तो ये वीडियो देखिए, प्रधानमंत्री का ये वीडियो है जब वो जाने वाले थे, जब वो विमान को बोर्ड कर रहे थे, सवार हो रहे थे विमान पर। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या प्रधानमंत्री को दिल्ली के लाल किले नहीं आना चाहिए था? क्या बहुत जरूरी था भूटान जाना? यानी कि प्रधानमंत्री, इतने दिनों तक तो आप बिहार में रैलीज कर रहे थे और दिल्ली में इतना बड़ा धमाका हो जाता है, भूटान चले जाते हैं। यहां देखिए, भूटान में उनका स्वागत हो रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह संवेदनहीनता की अति नहीं है तो क्या है? क्या प्रधानमंत्री को भूटान जाना चाहिए था? इस तरह से उनका स्वागत किया जाना चाहिए था? यह मत भूलिए दोस्तों, क्या हुआ था याद है आपको? जब पहलगाम हमला हुआ था, प्रधानमंत्री उस वक्त सऊदी अरब की यात्रा पर थे। प्रधानमंत्री अपनी यात्रा को रद्द करते हैं, वापस आते हैं। आपको याद है गोदी मीडिया ने क्या कहा था? गोदी मीडिया ने कहा था, वाह क्या प्रधानमंत्री हैं, देश में आतंकवादी हमला होता है और वापस आ जाते हैं। अब वही गोदी मीडिया क्या कह रहा है कि सीखो प्रधानमंत्री से, आतंकवादी हमला हो गया मगर उन्होंने साबित कर दिया कि हमारी रफ्तार नहीं रुकेगी, और प्रधानमंत्री देखिए भूटान चले गए। क्या कोई यह सवाल उठा रहा है? क्या यह जायज है? याद कीजिएगा, 26/11 का हमला 2008 में हुआ था। हमला जैसे ही होता है, उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आते हैं, पत्रकारों को संबोधित करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। Sonia ji and I have come to Mumbai to share the deep sorrow of the people of Mumbai at this tragedy. The terrorists have struck once again. और मैं नहीं भूला हूं, उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री, आतंकवादी हमला चल रहा होता है,
और विपक्ष का किरदार निभाते हैं, प्रधानमंत्री पर सवाल करते हैं। उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के ये सवाल आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आईना दिखा रहे हैं। खुद सुनिए 2008 में उन्होंने प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में क्या कहा था, और अब तो खुद भूटान चले गए। देखा जाए। कल प्रधानमंत्री जी का राष्ट्र के नाम जो संदेश था, कल मैंने भी मीडिया का माध्यम से अपनी भावनाओं को प्रकट किया था, लेकिन देश को प्रधानमंत्री से बहुत कुछ अपेक्षाएं थी। कल राष्ट्र के नाम उनका संदेश निराशाजनक रहा। जाहिर सी बात है विपक्ष इस पर हमलावर है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर। आग लगे बस्ती में, मोदी अपनी मस्ती में। देश पेन में, मोदी प्लेन में। देश की राजधानी पर आतंकवादी हमला हुआ, प्रधानमंत्री जन्मदिन मनाने निकल पड़े। गृह मंत्री बिहार चुनाव में व्यस्त हैं। देश कब तक ऐसे संवेदनहीन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को बर्दाश्त करेगा। राष्ट्र की राजधानी दिल्ली में कल बड़े बम विस्फोट में 13 भारतीयों की हत्या हो गई। कल ही शाम को फरीदाबाद में 360 किलो से ज्यादा विस्फोटक बरामद हुआ था। वो कैसे वहां पहुंचा अभी तक पता नहीं चल पाया है। 7 महीने पहले पहलगाम में एक नृशंस आतंकी हमला हुआ था, जिसमें हमारे भारतीय साथी शहीद हुए थे, और अब दिल्ली में यह बम ब्लास्ट हो रहा है। आखिर किसी की जवाबदेही है? कोई जिम्मेदार है? कहां है गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी? पिछले 7 महीनों में 41 भारतीयों की हत्या हुई है। बड़ी बड़ी चुनावी भाषण में इतने मशगूल हैं कि उनको राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई मतलब ही नहीं है। और अमित शाह तो बिल्कुल फेल्ड गृह मंत्री है। उनकी नाक के नीचे मणिपुर से लेकर दिल्ली दंगे, पहलगाम आतंकी हमला और अब यह बम ब्लास्ट हो रहा है। दिल्ली पुलिस किसको रिपोर्ट करती है? अमित शाह को। आईबी किसको रिपोर्ट करती है? अमित शाह को। सरहदों की सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है? अमित शाह की। अमित शाह को चुनावी भाषणों से ही फुर्सत नहीं है। और प्रधानमंत्री मोदी हर बार की तरह जब संकट आया तो जिम्मेदारी से मुंह मोड़कर भूटान चले गए। लेकिन बड़ी बड़ी बातें करने से आपकी विफलताएं छुपेंगी नहीं, क्योंकि भारी सुरक्षा की चूक हो रही है। और प्लीज मुझे कोई यहां पर ज्ञान मत दे कि राजनीति मत करिए। इस देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करना, लोगों को महफूज रखना सरकार की जिम्मेदारी है। और अगर मासूम भारतीयों की हत्या होगी तो सवाल पूछे जाएंगे, जवाबदेही तय की जाएगी। क्योंकि एक बात साफ है, यह देश सुरक्षित हाथों में तो बिल्कुल नहीं है। आज मैं यहां बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने इस पर प्रहार किया है। महुआ का बयान आपकी स्क्रीन पर, वो सीधे प्रहार कर रही हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह पर। उनके बयान पर गौर करें। इंडिया नीड्स अ केपेबल होम मिनिस्टर, नॉट अ फुल टाइम हेट कैंपेन मिनिस्टर। सरल शब्दों में यहां वो कह रही हैं कि भारत को एक गृह मंत्री चाहिए
24 घंटे एक ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए जो नफरत फैलाता है। वो आगे क्या कहती हैं? Isn't it Amit Shah's duty to protect both our borders as well as our cities? Why is he failing so spectacularly on all counts? सरल शब्दों में महुआ मोइत्रा यहां कह रही हैं, क्या यह अमित शाह की जिम्मेदारी नहीं है कि वो सीमाओं पर देश की रक्षा करें और अंदर देश को रक्षा दें, और वो पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहे हैं। आज मैं आपके सामने एक और मुद्दा रखना चाहता हूं। आपको याद है जब 3 दिन में ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया था, तब भारत ने क्या कहा था, या ये कहा जाए भाजपा सरकार ने क्या कहा था? भाजपा सरकार ने कहा था ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और एक और आतंकवादी हमला हुआ तो हम उसे एक्ट ऑफ वॉर कहेंगे। आपने देखा यह जो ताजा आतंकवादी हमला हुआ है, इस पर अब तक पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया है। अब मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था। 56 बार उस व्यक्ति ने कहा था कि भारत और पाकिस्तान की जंग को मैंने रुकवाया, व्यापार का झुनझुना दिखाकर, यानी कि ट्रंप का ब्लैकमेल। और इस आतंकवादी हमले के लिए अभी तक हमने पाकिस्तान पर दोष नहीं मढ़ा। क्यों नहीं मढ़ा? 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट बगैर किसी बड़ी ताकत के समर्थन के इस बड़े पैमाने पर यह आतंकवादी हमला नहीं हो सकता। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, इस घटना को अलहदगी में मत देखिए। अभी कुछ ही दिनों पहले हमारे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में जीपीएस के साथ खिलवाड़ हुआ था, यानी कि हमारे प्लेन्स के लैंडिंग पर इसका असर पड़ रहा था। उसकी कोई चर्चा अब हम नहीं सुन रहे हैं। क्या यह महज एक इत्तेफाक है? ये सवाल किए जाएंगे। बहरहाल जिस उमर का नाम लिया जा रहा है, दोस्तों इस वीडियो में आप देख सकते हैं, यह व्यक्ति यहां से पार्किंग से निकल रहा है। यह वही आतंकवादी है जिसने इस हमले को अंजाम दिया है। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं इस बारे में इंडिया टुडे क्या कहता है, क्योंकि इंडिया टुडे में सीसीटीवी इमेज सामने आई है जिसमें कहा गया है कि यह पहली सीसीटीवी इमेज है डॉक्टर उमर की, जो कि फरीदाबाद मॉड्यूल का हिस्सा है। According to information, the CCTV grab was taken just before the blast at around 6:50 p.m. on Monday, यानी कि आतंकवादी हमले से चंद मिनट पहले यह तस्वीर ली गई। उमर, जिसका सीधा लिंक मुजम्मिल से बताया जा रहा है, जिसके घर में 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट मिला, यानी कि फरीदाबाद मॉड्यूल की बात की जा रही है। एनडीटीवी के पत्रकार शिव अरूर ने इस बारे में क्या लिखा है, इस पर गौर फरमाया जाए। दिल्ली 10-11 वाला मामला साफ साफ आतंकवादी हमला है। इसका लिंक फरीदाबाद वाले जैश-ए-मोहम्मद मॉड्यूल से जुड़ रहा है। प्लान शायद सीरियल बड़े धमाकों का था। दिल्ली में धमाका फरीदाबाद मॉड्यूल की गिरफ्तारी के बाद घबराहट में किया गया रिएक्शन लग रहा है। जम्मू कश्मीर का मुख्य संदिग्ध डॉक्टर उमर मोहम्मद शायद इसी गाड़ी में था। और दोस्तों इस पूरे मॉड्यूल में ये तमाम चेहरे सामने उभर कर आ रहे हैं। जांच एजेंसीज इन चेहरों को पेश कर रही है। डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर अदील, डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर मोहिउद्दीन और डॉक्टर उमर मोहम्मद, सभी डॉक्टर्स। इसीलिए इसे व्हाइट कॉलर आतंकवादी हमला कहा जा रहा है। मगर फिर से हम उसी सवाल पर जाना चाहते हैं कि क्या 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट यहां पर पहुंच सकता है? अब एनडीटीवी एक और खबर क्या बता रही है, इस पर गौर किया जाए। एनडीटीवी की माने तो यह है तारिक अहमद, इस शख्स ने उमर को कार मुहैया कराई थी। और इस बारे में न्यूज चैनल क्या कहता है, गौर फरमाया जाए। संदिग्ध को कार देने वाले तारिक अहमद की फोटो आई सामने। दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार ब्लास्ट में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। इस मामले में पुलिस ने सोमवार रात पुलवामा के अवंतीपुरा पुलिस स्टेशन के पंपोर इलाके से 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। हिरासत के लिए लिए गए तीनों संदिग्ध पुलवामा जिले के निवासी हैं। तारिक अहमद मलिक एटीएम गार्ड है। आमिर रशीद मीर, वायरल तस्वीर में दिख रहा व्यक्ति, तारिक का सिम कार्ड इस्तेमाल कर रहा था। और उमर रशीद, जो कि एबी रशीद मीर का बेटा है। आमिर और उमर दोनों भाई हैं। जानकारी के अनुसार तारिक अहमद और आमिर रशीद को श्रीनगर लाया गया है, जबकि उमर रशीद अभी पंपोर पुलिस स्टेशन में है और उससे पूछताछ जारी है। एक बार फिर देखिए उमर की फोटो। उस वक्त 6:50 हो रहा था। यह वो लम्हा था जब उमर जो है वो कार पार्किंग से बाहर आ रहा था और इसके महज 2 मिनट बाद वो धमाका होता है।
जिसमें कम से कम 9 लोग मारे जाते हैं। और जैसे मैंने कहा दोस्तों, इस वक्त हमें मुद्दे पर बने रहना है, सरकार को कटघरे में रखना है। क्योंकि देखिए, अब तक भारतीय जनता पार्टी क्या दावा कर रही थी कि हमारे सत्ता में आने के बाद किसी भी शहर में बड़ा आतंकवादी हमला नहीं हुआ। हालांकि पिछले 11 सालों में कई बड़े आतंकवादी हमले हुए हैं। जी हां, उरी को आप भूल गए, पहलगाम को आप भूल गए, बताइए पुलवामा को आप भूल गए। पहलगाम को लेकर तो ढेरों सवाल हैं और कटघरे में देश के गृह मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। मगर साहब, मजाल है इंटेलिजेंस फेलियर नाम का शब्द आप कहीं पर भी मीडिया डिस्कोर्स में या मीडिया की चर्चा में सुने। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, यह इंटेलिजेंस फेलियर नहीं तो आखिर क्या है? और सबसे शॉकिंग बात, सबसे शर्मनाक बात, अभी से मीडिया लग गया है इसे हिंदू मुस्लिम का रंग देने। आपकी स्क्रीन पर अंबानी के न्यूज चैनल का यह पत्रकार क्या कह रहा है, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। आतंक का कोई धर्म नहीं होता और गुर्बत, मुफलिसी, बेरोजगारी और हालात ही किसी शांति दूत को आतंकी बनाती हैं। ओके, मैं आपको बतला दूं दोस्तों, जो 9 लोग, 8 मृतक और 1 लापता व्यक्ति, उनमें से 2 मुसलमान भी हैं। जो घायल हुए हैं उनमें कई मुसलमान भी हैं। तो इस तरह के पत्रकार जो आपको इन मुद्दों में उलझा कर रखना चाहते हैं, इनसे बचिए। मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं कौन कौन लोग मारे गए हैं आपके स्क्रीन पर। अब तक 8 लाशों में से 6 की पहचान हो चुकी है। मोहसिन, मेरठ का रहने वाला, अशोक कुमार, बस कंडक्टर अमरोहा का, लोकेश, हसनपुर अमरोहा का, दिनेश मिश्रा, उम्र 34 साल, श्रावस्ती का, पंकज, उबर ड्राइवर, उम्र 22 साल, अमर कटारिया, मोहम्मद जुमान जो कि ई रिक्शा ड्राइवर है, अभी लापता है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर अशोक की तस्वीर, अमरोहा का रहने वाला, दिन में बस कंडक्टर और रात में यह सुरक्षा गार्ड था। इसके 4 बच्चे हैं। यह व्यक्ति 24 घंटे नौकरी करता था। क्यों? ताकि अपने बच्चों को रोजी रोटी मुहैया करा सके। तमाम लोग जो मारे गए हैं, इस व्यक्ति की सबसे पहले पहचान हुई। इस तरह की दर्द की कई दास्तानें सामने उभर कर आएंगी। आज हमें एक दूसरे का सहारा बनना है, बेवजह इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं करना है। ऐसे पत्रकारों से दूर रहिए जो इस तरह का जहर उगलते हैं। इन जहरबाजों से, इन दंगाई पत्रकारों से हमें दूर रहना चाहिए। इन पर न जाने कितनी बार एनबीडीएसए ने कार्रवाई की है इनके जहरीले कार्यक्रमों को लेकर। इनके कार्यक्रमों को हटाया गया है अदालती आदेश में। यह मत भूलिए, राजस्थान पुलिस ने इस व्यक्ति के खिलाफ दंगा भड़काने को लेकर केस भी दर्ज किया है, मगर यह व्यक्ति सुधरने का नाम नहीं ले रहा। इसके जैसे लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे। मुद्दा बहुत स्पष्ट है, एक के बाद एक आतंकवादी हमले हो रहे हैं और देश के गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की कोई जवाबदेही नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे भूटान चले जाते हैं, कोई जवाबदेही नहीं है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, जब 26/11 का हमला हुआ था तब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, स्वर्गीय मनमोहन सिंह जो हैं, वो पत्रकारों के सामने आए थे और उन्होंने प्रेस से बात की थी। मैं समझना चाहता हूं कि भूटान में एक जन्मदिन में जाना कितना जरूरी है। क्या इस यात्रा को रद्द नहीं किया जा सकता था? और यह मत भूलिए, जब पहलगाम का हमला हुआ था तब प्रधानमंत्री ने अपनी सऊदी अरब यात्रा को कैंसिल तो किया था, मगर उसके बाद क्या हुआ था? वो बिहार पहुंच गए थे चुनावी रैली में, उसके बाद वो केरल पहुंच गए थे और मंच पर शशि थरूर के साथ हंसी ठट्ठा कर रहे थे। वो आंध्र प्रदेश पहुंच गए थे, पवन कल्याण और आंध्र के मुख्यमंत्री के साथ हंसी मजाक चल रहा था मंच पे। और ये सब हो रहा था पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद। यह साफ तौर पर संवेदनहीनता है। अगर आपको यह सब नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको अपने सोचने के तरीके को बदलना पड़ेगा, क्योंकि जो मैं आपके सामने रख रहा हूं वही हकीकत है। और एक और खतरनाक हकीकत, दैनिक भास्कर के पत्रकार राजेश साहू बता रहे हैं कि अभी कुछ ही दिनों पहले दिल्ली एयरपोर्ट के जीपीएस के साथ खिलवाड़ हुआ था। मकसद यह था कि हमारे जो विमान उतर रहे थे उनके लिए जोखिम पैदा करना। सरल शब्दों में गौर फरमाएं, दैनिक भास्कर के पत्रकार राजेश साहू क्या कह रहे हैं, गौर फरमाएं।
दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2 दिन पहले 800 से ज्यादा उड़ानें बाधित होने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। अब तक की जांच और एक्सपर्ट से मिली जानकारी में सामने आया है कि जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के सिग्नल से छेड़छाड़ की साजिश की गई थी। जानकारी के मुताबिक 6 से 7 नवंबर शाम लगभग 7 बजे के बीच पायलट्स को जीपीएस से फेक सिग्नल मिल रहे थे। इससे कॉकपिट स्क्रीन पर विमान की पोजीशन ही बदल गई और एक नकली तस्वीर सामने आने लगी। इसकी वजह से रनवे के बजाय खेत दिखने लगे और विमान की ऊंचाई को लेकर भी भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। फिर विमानों के पायलट जीपीएस बेस्ड ऑटो मैसेजिंग की बजाय मैनुअल पोजीशनिंग पर शिफ्ट हो गए। आप समझे हो क्या रहा है? यानी कि जो पायलट हवा में थे, और जाहिर सी बात है उन्हें जीपीएस पर निर्भर होना पड़ता है उतरने के लिए, मगर उन्हें क्या दिख रहा था? रनवे की जगह खेत। यानी कि भ्रम पैदा करने वाली स्थिति। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, पहले इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में जीपीएस सिग्नल के साथ छेड़खानी, फिर फरीदाबाद मॉड्यूल जिसमें एक डॉक्टर के घर में 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट, और यह अमोनियम नाइट्रेट वहां पहुंचा कैसे? क्या ये तमाम घटनाएं जुड़ी हुई हैं आपस में? यह सवाल पूछना चाहिए हमको। कैसे ये आतंकवादी पहुंच गए? और सबसे बड़ी बात, ये सब डॉक्टर्स हैं, सब डॉक्टर्स हैं। मुद्दे से मत भटकिए, हमें अपनी सुरक्षा पर फोकस करना है। दिल्ली में हवा तो जहरीली है। लोग प्रदूषण के खिलाफ जब इंडिया गेट में प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें पुलिस जो है हिरासत में ले लेती है। हवा में प्रदूषण और अब हमारी जान को खतरा। ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर से हमारा ध्यान नहीं हटना चाहिए। और इस मंच पर हर बार की तरह मेरा यह वादा है कि मैं जो भी तथ्य पेश करूंगा जिम्मेदारी के साथ पेश करूंगा, और अगर मुझसे गलती हो गई, मैं इंसान हूं दोस्तों, मुझसे गलती हो सकती है, अगर मुझसे गलती हो गई तो मैं उसके लिए माफी भी मांगूंगा और उस जानकारी को हटाऊंगा भी। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।